accounting of byproduct. देखिएगा, सबसे पहले बात आती है बाय प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। तो पहले मैं जरा इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर हम इसको समझेंगे विद एग्जांपल। तो लिखेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, लिखें बाय प्रोडक्ट is a secondary byproduct is a secondary or incidental or incidental product derived during the production of main product। बाय प्रोडक्ट एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है, अंडरलाइन कर लेंगे, या इंसिडेंटल प्रोडक्ट है, यानी आप एक तरह से ये बोल सकते हो अनइंटेंशनल प्रोडक्ट है। आप एक मेन प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो और उसकी प्रोसेसिंग के दौरान एक सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन गया, तो उन प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। लिखें आगे, इट इज नॉट अ प्राइमरी प्रोडक्ट, it is not a primary product, rather it is a secondary product produced during the creation of main product, during the creation of main product। The byproduct is simply a minor product the byproduct is simply a minor product। ये सिंपली क्या है, एक माइनर प्रोडक्ट है। byproduct is simply a minor product whose output is, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो लिखेंगे द बाय प्रोडक्ट इज सिंपली अ माइनर प्रोडक्ट whose output is an
इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। लीजिएगा, कुछ बातें हमने लिखी हैं बाय प्रोडक्ट को लेकर। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको विद एग्जांपल समझाता हूं। देखिएगा, बाय प्रोडक्ट एक सेकेंडरी या इंसिडेंटल प्रोडक्ट होता है जिसको बनाना हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन वो बनेगा। यानी जब हम एक मेन प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो माइंड सेट है, वो उस मेन प्रोडक्ट को बनाना है। लेकिन जब आप उस मेन प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेसिंग करोगे, जब आप उस मेन प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेसिंग करोगे, तो उसके साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट जो कि अनइंटेंशनल है लेकिन अराइज होगा ही होगा। आप उसको बनाना नहीं चाहते हो, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट का प्रोसेस है, मेन प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वो इस तरह का है कि जब आप वो मेन प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको क्या करना होगा, आपको जिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा उस दौरान एक और प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन वो सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है, वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। वो क्या कहलाते हैं? बाय प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल नो, देखिएगा, बिल्कुल, बट इसके जो बेस्ट जो एग्जांपल है, जरा अपन बात करें कि जहां पर हम प्रॉपरली इसी की बात करते हैं, तो देखिएगा, अगर मान लीजिए हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें, सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना। शुगर इंडस्ट्री, तो देखिएगा शुगर इंडस्ट्री में शुगर तो हो गया मेन प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है मोलाइसिस। वो होता है बाय प्रोडक्ट। मोलाइसिस जानते हैं, बेसिकली एक ब्राउन कलर का जो स्वीट लिक्विड होता है, ये बेसिकली आपके केक के डेकोरेशन, पेस्ट्रीज, इनमें काम में आता है। तो आप जब शुगर बना रहे हो तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो तो शुगर है, लेकिन जब बनाओगे तो उसके साथ एक बाय प्रोडक्ट मोलाइसिस बनकर तैयार होगा ही होगा। बटर, बटर तो क्या है आपका मेन प्रोडक्ट है। आप जो प्रोसेसिंग कर रहे हो उससे बटर बनेगा, बट इस प्रोसेसिंग के दौरान बटर मिल्क भी तैयार होगा। यानी जब आप बटर बनाने का प्रोसेस करोगे तो बटर मिल्क मतलब छाछ जो आप लिखते हैं अपन, तो वो बनेगी ही बनेगी। वी हमारा इंटेंशन नहीं है उसको बनाने का, लेकिन जब हम बटर बनाने के प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उसके द्वारा एक बाय प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा ही होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बटर मिल्क बोलते हैं। तो बेसिकली आप डेफिनेशन को समझेंगे कि जो बाय प्रोडक्ट हैं वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सेकेंडरी या माइनर होते हैं, इंसिडेंटल प्रोडक्ट हैं, यानी इनको बनाना हमारा इंटेंशन नहीं है।
हम जिस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं ताकि हम अपना मेन प्रोडक्ट बना सकें, उस मेन प्रोडक्ट को बनाने के टाइम पर ही प्रोसेसिंग के दौरान एक और प्रोडक्ट बनकर अराइज हो जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट या सेकेंडरी प्रोडक्ट या माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्लियर है बिल्कुल पॉइंट? तो बेसिकली अगर मैं एक डेफिनेशन वाइज बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या है, आपके सेकेंडरी प्रोडक्ट है। लिखे आगे इसी में, बाय प्रोडक्ट having lower value as compared to the main product। उसकी जो वैल्यू होगी इन कंपैरिजन टू मेन प्रोडक्ट क्या होगी, बहुत कम होगी। कम। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, सिंपली सुनना मेरी बात को। आपने शुगर बनाने का काम चालू किया तो आपने जो मटेरियल लगाया और जो लेबर लगाई वो क्या बनाने में लगाई, शुगर बनाने में लगाई। बट लास्ट में अल्टीमेटली शुगर तो आपको मिल गई, साथ में मोलाइसिस भी आपको मिला एज अ बाय प्रोडक्ट। तो बात ये आती है कि कुछ ना कुछ जॉइंट कॉस्ट का हिस्सा वहां पर भी तो लगा होगा। आप समझ रहे हो? भले ही वो प्रोडक्ट सेकेंडरी प्रोडक्ट है, भले ही वो आपका कंपेरेबल टू द मेन प्रोडक्ट बहुत लोअर वैल्यू रखता है, बट मैं ये तो बोलूंगा ना कि भैया प्रोडक्ट तो एक से ज्यादा बने हैं बाय इनकरिंग द कॉमन प्रोसेस। आप समझ रहे हो? मैंने कॉस्ट लगाई, मैंने रॉ मटेरियल लगाया बटर बनाने के लिए, लेकिन साथ में बटर मिल्क भी बना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉस्ट एलोकेशन तो बटर मिल्क पर भी जाएगा। तो बस यहां पर भी हमें यही बात सीखनी है कि अगर हम एक मेन प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उस मेन प्रोडक्ट के बनने के साथ जो बाय प्रोडक्ट बनता है, उस बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे ढूंढोगे? क्यों? क्योंकि अगर आपने बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट ढूंढ ली तो ऑटोमेटिकली आपको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट मिल जाएगी। लिखें पॉइंट नंबर सेकंड डालकर, हाउ टू फाइंड आउट शेयर इन। सर फिर तो ये तो इनडायरेक्टली जॉइंट प्रोडक्ट भी तो जैसे हुए ना। नहीं हुए भाई, जॉइंट प्रोडक्ट वो होते हैं जो मैं बनाना ही दो चाहता हूं। ये अनइंटेंशनली प्रोडक्ट है, मैं बनाना नहीं चाहता बट बनेगा, मैं रोक नहीं सकता उसको बनाने से। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, आप पोटैटो से चाहो तो केवल चिप्स भी बना सकते हो ना? हाँ। क्या जरूरी है कि फ्राइज बनेंगी ही बनेंगी? नहीं सर। लेकिन जब आप बटर बनाओगे तो बटर मिल्क बनेगा ही बनेगा, आप चाहो या मत चाहो। अच्छा, समझ रहे हो? ऑप्शन में नहीं है। बाय प्रोडक्ट बोला गया। जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जॉइंट प्रोडक्ट इंटेंशनली बनाए जाते हैं, यानी मेरा ऑब्जेक्ट ही ये होता है कि मैं जो ये कॉमन काम कर रहा हूं इससे दो प्रोडक्ट बनाऊंगा। लेकिन बाय प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जो इंटेंशनली नहीं बनते, जो अनइंटेंशनली अराइज हो जाते हैं। मेरा इंटेंशन नहीं है उसे बनाने का, लेकिन मेरे चाहने या न चाहने पर वो निर्भर नहीं करेगा। अगर बटर बनाऊंगा जिसको बनाना मेरा ऑब्जेक्ट है, तो बटर मिल्क तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए इन प्रोडक्ट्स को बाय प्रोडक्ट्स बोला जाता है। सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट का मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है वो।
how to find out share in joint cost in respect of byproducts. देखिएगा, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। मैंने कुछ कॉमन कॉस्ट लगाई, ठीक है, और कॉमन कॉस्ट से प्रोसेसिंग करके मुझे पता लगा बटर और बटर मिल्क बना। बटर तो कहलाया मेन प्रोडक्ट जो मैं बनाना चाहता था, और बटर मिल्क कहलाया बाय प्रोडक्ट। अब समस्या क्या है, मैं ये तो नहीं बोल सकता ना कि यार सारा का सारा खर्चा बटर पे चार्ज कर दो, तो इसका मतलब क्या बटर मिल्क फ्री में बन गया? क्या बटर मिल्क को बेचने पर जब आपके पास रेवेन्यू आएगी तो इसकी कॉस्ट भी कुछ ना कुछ तो लगी होगी ना? भाई ऐसा तो है नहीं कि बटर मिल्क जो बना उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगी। बट अब प्रॉब्लम ये है कि खर्चे तो कॉमन हुए थे। तो अब हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में एक मेथड दिया गया जिसने कहा कि आपको बाय प्रोडक्ट का जॉइंट कॉस्ट का शेयर कैसे निकालना है। तो लिखें, द मेथड used to identify share in joint cost is known as reverse cost method. Is known as reverse cost method or NRV method. लीजिए, जॉइंट कॉस्ट में बाय प्रोडक्ट का हिस्सा कितना है, इस बात को जानने के लिए जो मेथड डिफाइन किया गया उस मेथड को बोला गया रिवर्स कॉस्ट मेथड। हाउ टू अप्लाई, ये मेथड अप्लाई कैसे होता है, आइएगा। सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, मैंने सबसे पहले बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू ले ली, क्योंकि भैया बाय प्रोडक्ट भी बिका है, तो बिका है तो कुछ सेल वैल्यू अराइज हुई होगी। इसमें से लेस करूंगा प्रॉफिट ऑन सेल। अगर इस बाय प्रोडक्ट पर मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया तो ये मेरे पास आ गई उसकी टोटल कॉस्ट। लेस सेलिंग एक्सपेंसेस, फर्दर या सेपरेट कॉस्ट, ध्यान से समझना।
सेल वैल्यू में से प्रॉफिट लेस करूंगा तो टोटल कॉस्ट आएगी। अब इस टोटल कॉस्ट में सारी कॉस्ट शामिल है, सारी कॉस्ट शामिल है, तो अगर मैं उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस और फर्दर कॉस्ट हटा दूं तो अब ये जो रिमेनिंग हिस्सा कॉस्ट का बच गया ये ऑटोमेटिकली शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। फिर मान लीजिए मैं बाय प्रोडक्ट को इतने में बेच रहा हूं, देखिएगा, मान लीजिए मैं बाय प्रोडक्ट को 1000 रुपए में बेच रहा हूं, सुनना ध्यान से, और 1000 रुपए में बेचूंगा तो 200 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। इसका मतलब अगर 1000 रुपए में बेच रहा हूं तो उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट 800 रुपए पड़ी मेरे लिए, क्योंकि जब 800 रुपए की टोटल कॉस्ट आएगी 200 रुपए का प्रॉफिट जोड़ूंगा तो 1000 में मैंने बेच दिया। अब 800 रुपए की कॉस्ट में इस प्रोडक्ट की सारी कॉस्ट इंक्लूड होगी कि नहीं होंगी, क्योंकि 800 रुपए तो टोटल कॉस्ट है। अब इसमें से मुझे इस प्रोडक्ट की सेपरेट कॉस्ट 550 रुपए पता है। मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट पर मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस किए हैं और इस प्रोडक्ट की खुद की जो सेपरेट कॉस्ट है वो भी दे रखी है। अब जरा सोचो, 800 रुपए टोटल कॉस्ट थी जिसमें से 550 वो कॉस्ट है जो सेपरेटली इसी प्रोडक्ट पर लगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उस 800 में से, यानी 250 रुपीज, 250 रुपीज आपके पास शेयर इन जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा। इसको हमने चूंकि एक रिवर्स मेथड से कैलकुलेट किया तो इसीलिए इसका नाम रिवर्स कॉस्ट मेथड पड़ा, क्योंकि कॉस्ट को निकालने का हमने एक रिवर्स तरीका लिया। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस किया टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में से उस प्रोडक्ट की हमने जो इंडिविजुअल कॉस्ट थी वो हटा दी, तो मुझे ये पता लग गया कि उसका जॉइंट कॉस्ट में हिस्सा कितना है। नाउ अब अगर मैं, सर, हाँ जी सर बट अपन ने सेल तो बाय प्रोडक्ट की ही ली है ना, सेल वैल्यू तो बिल्कुल बाय प्रोडक्ट की ही ली है। आप समझो, मैं वापस से बताता हूं, बाय प्रोडक्ट 1000 रुपए में बिका और उस बाय प्रोडक्ट पर मैंने 200 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो बताओ वो बाय प्रोडक्ट बनकर कितने में तैयार हुआ होगा? 800 ही बोलोगे ना उसकी कॉस्ट। भाई सेल्स में से अगर आप प्रॉफिट माइनस करते हो तो क्या बचता है? कॉस्ट बचती है। कॉस्ट। बोल रहा हूं इस 800 रुपए में दो कॉस्ट इंक्लूड हैं, एक जॉइंट कॉस्ट का कुछ हिस्सा और एक उसकी सेपरेट कॉस्ट। तो अगर मैं 800 रुपए में से सेपरेट कॉस्ट माइनस कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा ना कि उसका जॉइंट कॉस्ट में हिस्सा कितना लगा। क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई और रेशियो नहीं है, तो मुझे यहाँ पर एक रिवर्स तरीके से चलना पड़ता है। यानी मैं ये मानूंगा कि 250 रुपए तो मेरा जॉइंट कॉस्ट लगी, 550 लगी मेरी फर्दर कॉस्ट, तो 800 रुपए में मेरा ये प्रोडक्ट तैयार हुआ। इसमें मैंने 200 रुपए प्रॉफिट जोड़ के 1000 रुपए में उसे बेच दिया। तो एक रिवर्स मैनर में मैंने कैलकुलेट कर लिया। और अगर मैं अपनी टोटल जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट, तो अब जो मेरे पास बचेगा वो जॉइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट बन जाएगी। जॉइंट कॉस्ट ऑफ ये लीजिएगा, यानी अगर टोटल जॉइंट कॉस्ट में से मैं माइनस कर दूंगा जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट, तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बन जाएगी? जॉइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट आ जाएगी, जिसको ढूंढना मेरा ऑब्जेक्ट था। तो बेसिकली एक मेथड काम में लिया, एनआरवी मेथड या रिवर्स कॉस्ट मेथड, ताकि हम बाय प्रोडक्ट का क्या जान पाए? हम बाय प्रोडक्ट का शेयर इन जॉइंट कॉस्ट जान पाए।
और शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट आ गया, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली मेन प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। आइएगा, जैसे देखिएगा किस तरह से हम बात करेंगे, एग्जांपल लेते हैं। लिखिए एग्जांपल। X and Y are the byproducts of product A. Joint cost up to split of point 131,600। ठीक है, आपके दो प्रोडक्ट बने हैं, आप जो एक मेन प्रोडक्ट ए बनाना चाहते थे, पर्टिकुलर ए, एक्स और वाई। अब आपको इन तीनों प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में डेटा दिया हुआ है। सेल्स, इसकी सेल्स दे रखी है 2,80,000 और 50,000। देन आपको दे रखी है सेपरेट कॉस्ट, $10,000 और एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल्स। इस पर आपने 20% प्रॉफिट कमाया है और इस पर आपने 25% प्रॉफिट कमाया है। देन आपको दिए हुए हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, 15% और 10%। You are required to calculate cost of main product। ये लीजिएगा, बेसिक एग्जांपल लिया है केवल मैंने अभी कॉस्ट का। देखिए क्या बोल रहा है, आप एक मेन प्रोडक्ट ए बनाना चाहते थे और उसके साथ साथ आपके दो प्रोडक्ट बन गए और स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक की आपको कॉस्ट दे रखी है, यानी जो कॉमन कॉस्ट है जो ए में भी लगी और जो एक्स में भी लगी और जो वाई में भी लगी है, वो कॉस्ट आपको दे रखी है 131,600। तो आपको ये बताना है कि इसमें ए की कॉस्ट कितनी है, आपको ये बताना है कि इसमें ए की कॉस्ट कितनी है।
तो ए की कॉस्ट को निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मेरे जो बाय प्रोडक्ट बने हैं इनका जॉइंट कॉस्ट का शेयर कितना है। तो आइएगा, सॉल्यूशन, शेयर इन, सर जॉइंट कॉस्ट होगा ना, क्या जॉइंट कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट ए होगा ना, जॉइंट कॉस्ट ऑफ, मेन प्रोडक्ट ए। सुनो सुनो, उसकी कॉस्ट अकेले की बची ना, जॉइंट तब बोलते हैं उसे जब एक से ज्यादा बन रहे हो। केवल कॉस्ट ही तो निकलेगी एक ही, जॉइंट कहां से निकलेगी? अब ए तो अकेला ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, मेन प्रोडक्ट तो ये हाँ। जॉइंट है क्योंकि इसमें ए, एक्स और वाई तीनों की शामिल है। लेकिन अगर इसमें से एक्स और वाई की हटा दूंगा तो जॉइंट कॉस्ट बचेगी या कॉस्ट बचेगी ए की? कॉस्ट बचेगी। तो कॉस्ट ही पूछेगा ना वो आपसे। अगर मान लो ऐसा होता कि ए और बी दो तो जॉइंट प्रोडक्ट बन रहे होते और दो बाय प्रोडक्ट बन रहे होते, तब मैं बोलता कि फिर आप जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करो। अच्छा। अभी तो जब सिंगल प्रोडक्ट है तो बची हुई सारी कॉस्ट जो भी होगी 131,600 में, वो किसकी कॉस्ट होगी? ए की कॉस्ट होगी। तो जॉइंट कॉस्ट को कहेंगे ही नहीं ना उसको। अब हम लिखो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। पर्टिकुलर्स, बहुत सिंपल सा तरीका है बिल्कुल, बस आपको सीधे सीधे क्या करना है, रिवर्स कॉस्ट मेथड को अप्लाई कर देना है। लीजिए सबसे पहले मैंने ले ली इनकी सेल वैल्यू। तो सेल वैल्यू मुझे दे रखी है इसकी तो 80,000 और इसकी 50,000। सबसे पहले प्रॉफिट हटा दो। तो देखिएगा इसमें तो आपका है 20% प्रॉफिट यानी 16,000 का प्रॉफिट है, और 50,000 का 25% यानी 12,500 का प्रॉफिट है। ये आपके इन दोनों प्रोडक्ट के प्रॉफिट आ गए। ये आ गई टोटल कॉस्ट। तो 80 में से 16 गए तो 64, और यहां बच गया 37,500। अब ये आपकी टोटल कॉस्ट है जिसमें आपकी सेपरेट कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, जॉइंट कॉस्ट सब लग गई। तो अब मुझे बाकी की सारी कॉस्ट तो पता है, लेस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 15%। तो 15% किस पर? सेल्स पर। तो सेलिंग एक्सपेंसेस हमेशा किस पर लगते हैं? आपके सेल्स पर। तो 80,000 का 15% 12,000, और इधर है आपके सेलिंग एक्सपेंसेस 10% यानी 5,000। लीजिए सेपरेट कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट आपको दे रखी है 10 और 8। सर ये सेलिंग एक्सपेंस सेल्स पे लगाया आपने? सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स पे ही लगते हैं। जब माल बेचोगे तभी ये खर्चे होंगे, वरना होंगे ही नहीं आपके पास। ये लीजिएगा। अब अगर मेरी टोटल कॉस्ट 64 थी, उसमें ये उनके दो सेपरेट खर्चे थे, तो अब जो बचा वो आ गया शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। आइए 64,000 माइनस 22,000, यानी इसका तो शेयर आ गया 42,000 का, और 57,500 माइनस 13,000, तो 24,500। ये लीजिए, ये मुझे पता लग गया कि जो मेरे बाय प्रोडक्ट हैं उनका जॉइंट कॉस्ट का हिस्सा आ गया। अब मुझे तीनों प्रोडक्ट की टोटल जॉइंट कॉस्ट पता है।
उसमें से अब मुझे दोनों बाय प्रोडक्ट की भी ज्वाइंट कॉस्ट पता लग गई, तो ऑटोमेटिकली अब जो बची वो कॉस्ट किसकी बची, ए प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट की ए। बची। तो लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट ये आपकी थी 131,600। अब इसमें से हम लेस कर देंगे शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ एक्स। तो जो एक्स की जॉइंट कॉस्ट का शेयर है वो 42,000, और शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ वाई ये लीजिए। तो 24,500 प्लस 42,000 टोटल आ गया 66,000। 6,500। माइनस 131,600, तो यानी 65,100 हमारी ए प्रोडक्ट की सेपरेट कॉस्ट है। ये लीजिए, ये मैंने आपको बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग का एग्जांपल करवा दिया कि अगर आपका मेन प्रोडक्ट के साथ साथ बाय प्रोडक्ट दे रखे हैं तो आपको बाय प्रोडक्ट का सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट का शेयर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद आप क्या निकाल सकते हो, मेन प्रोडक्ट के लिए वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो बेसिकली अगर आपको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट तक पहुंचना है तो आपको क्या स्टेप्स लगानी पड़ेंगी, सबसे पहले आपको बाय प्रोडक्ट का शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकालना है, फिर उसके बाद सेकंड में आपको क्या करना है, उसके बाद आपको टोटल कॉस्ट में से जो शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट आया वो हटा दोगे, तो रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगी, वो जो मेन प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उस मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। बताइए क्लियर है या कोई बात पूछनी है आपको? एक पीडीएफ शेयर की थी मैंने जब आपको जॉइंट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करवा रहा था, उसी में है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, नहीं हाँ 15 ही बोला क्या मैंने, नहीं एक मिनट रुको, कौन सा बोला, 13 12 सॉरी 12। क्वेश्चन नंबर 12 आइए, क्वेश्चन नंबर 12। जून 2015। देखो ये क्या बोल रहा है, एक कंपनी है जो कि प्रोड्यूस कर रही है एक मेन प्रोडक्ट ए और दो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं एम और एन। तो एक तो बन रहा है मेन प्रोडक्ट ए और दो बन रहे हैं आपके बाय प्रोडक्ट, ठीक है। कॉस्ट अप टू द सेपरेशन पॉइंट आपको दे रखी है 2,20,000, यानी जब तक ये प्रोडक्ट सेपरेट नहीं हुए तब तक की ज्वाइंट कॉस्ट दे रखी है 220। फिर आपको डिटेल दी हुई है, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन दी हुई है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आपको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दी हुई है, एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज टू सेल वैल्यू दे रखा है, और एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल वैल्यू दे रखा है। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसने पहला पॉइंट पूछा है एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, यानी आपको ये बताना है कि ये जो 2,20,000 रुपए लगे हैं इसमें ए का हिस्सा कितना, एम का कितना और एन का कितना। तो हमें ये पता है कि एम और एन बाय प्रोडक्ट हैं, तो हम बाय प्रोडक्ट के मेथड का यूज करेंगे। तो आइए
ये लीजिए एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो सबसे पहले अपन ए पार्ट, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट of byproducts. Particulars M और N। एक तो हमारा बाय प्रोडक्ट M हो गया और एक N हो गया। सबसे पहले सेल्स, तो देखिएगा M की 1800 यूनिट है और इंटू 40 रुपए आपको दे रखा है, तो 72,000 हो गया। और 3,000 इंटू 30, 90,000 ये आ गया। सबसे पहले प्रॉफिट हटा दो, तो प्रॉफिट दे रखा है इसका तो 20%, तो यानी आपका हो गया 72,000 का 20%, 14,400। और इसका प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे रखा है 30%, 27,000। ये लीजिए आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट। 72 माइनस 14,400, तो ये आ गया 57,600 और ये आ गया 63 माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। आइएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं आपको 15% ऑफ सेल्स, तो 72,000 का 15%, तो 10,800 तो आपके पास यहां आ गया। और इधर 90,000 इंटू 15%, 13,500। और सेपरेट एक्सपेंसेस 35 और 24, और 24 दे रखे हैं आपको। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकाल लीजिए, तो 57,600 माइनस 10,800 माइनस 35,000, तो ये आ गया 11,800। इधर 63,000, 25,500 25,500। ये लीजिए, यानी जो टोटल जॉइंट कॉस्ट दे रखी है उस जॉइंट कॉस्ट में मैंने M का हिस्सा और N का हिस्सा निकाल लिया, तो अब मुझे ऑटोमेटिकली किसका हिस्सा पता लग जाएगा, A का। एक का। लीजिए, कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोडक्ट A। टोटल जॉइंट कॉस्ट, तो टोटल जॉइंट कॉस्ट आपको दे रखी है 2,20,000। 2,20,000। ठीक है, ये आपकी टोटल जॉइंट कॉस्ट है। इसमें से लेस कर देंगे शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ M 11,800, शेयर इन जॉइंट कॉस्ट ऑफ N 25,500।
37,300 800 प्लस 25,500 37,300 1,82,700 लीजिए ये कॉस्ट ऑफ ए आ गई 1,82,700 ये लीजिए। ये तो उसने आपसे पहला क्वेश्चन मांगा था। फिर उसने दूसरे क्वेश्चन में एक और बात मांगी, प्रोडक्ट वाइज और कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट बता दो। तो यानी अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट स्टेटमेंट बनेगा प्रोडक्ट वाइज एंड देन टोटल। सर प्रोडक्ट सबकी तो दे रखे है ना प्रॉफिट तो। हाँ लेकिन वो पूछ रहा है ना, तो बना के तो बताएंगे ना वो अपन उसे एक फॉर्मेट में देकर। तो लीजिए प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स ए एम और एन। आइएगा सेल वैल्यू, ए प्रोडक्ट की सेल वैल्यू 4 लाख है, एम की 72 थी और एन की 90 थी। शेयर इन जॉइंट कॉस्ट, एक तो इनकी लगी थी जॉइंट कॉस्ट, तो इसकी तो आई थी आपके पास 182,700। इसकी जॉइंट कॉस्ट का शेयर आया था आपका 11,800 और इसकी जॉइंट कॉस्ट आई थी 25,500। फिर इनकी लगी थी सेपरेट कॉस्ट, तो सेपरेट कॉस्ट आपको इसकी तो दे नहीं रखी है, इसकी सेपरेट कॉस्ट आपको दे रखी है 35,000 और इसकी सेपरेट कॉस्ट आपको दे रखी है 24,000 और एक लगे थे सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस यहां पर हैं 20%, तो यानी इसके सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए 80,000 और इनके सेलिंग एक्सपेंसेस कितने निकाले थे आपने, इसके थे कितने 10,800 सर 10,800 और 13,500। 13,000। ये दीजिए आपके पास प्रॉफिट आ जाए। 4 लाख में से माइनस कर दो 182,700 और माइनस कर दो 80,000, तो 137,300। ये तो हमारा इसका प्रॉफिट आ गया और इसका प्रॉफिट आएगा हमारा 14,400 और इसका प्रॉफिट आ जाएगा। और कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट भी मांगा इसने, हेंस ओवरऑल प्रॉफिट तीनों प्रॉफिट जोड़ दो 137 प्लस 14,400 और प्लस 27,000, यानी कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट आ गया 178,700। बताइए भाई, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन जो हमारे स्कैनर का था वो करवाया। आप देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, सिंपली वही दोनों बाय प्रोडक्ट आपको दिए हुए थे, रिवर्स कॉस्ट मेथड का यूज करके उनका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट निकालना था, उससे मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट पता लगेगी एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना था, तीनों प्रोडक्ट के दोबारा से प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट्स आपको प्रिपेयर करने थे। हालांकि कुछ और मेथड भी हैं, कुछ और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी हैं, लेकिन वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकली जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आए हैं वो सब रिवर्स कॉस्ट मेथड को लेकर आए हैं,
कि आप किस तरह से रिवर्स कॉस्ट मेथड को अप्लाई करोगे। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? यस सर। यस सर।